नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा युद्धों से चिंतित दुनिया में भारत है उम्मीद की किरण। एनआईए करेगी गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच, 6 मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या, सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस स्मृति दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, साइबर क्राइम और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने पर दिया जोर। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस में नाराजगी, कांग्रेस चुनाव समिति में महाराष्ट्र झारखंड के उम्मीदवारों पर भी आज मंथन। और दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड तीरंदाजी में दिखाया दम, 5वीं बार रजत पदक पर लगाया निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड को भी लॉन्च किया। पीएम ने वैश्विक उथल-पुथल और चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे हालात में भारत दुनिया में आशा का संचार कर रहा है। एक दशक में भारत में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम ने स्पीड और स्केल को अभूतपूर्व बताया। $125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे काम का दायरा देखिए। 125 डेज में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक की उपलब्धियों के बावजूद भारत का लक्ष्य इतना बड़ा है कि हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। महामारी में दूसरे देशों को टीके की आपूर्ति का उल्लेख करते हुए पीएम ने भारत को विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताया। पीएम ने कहा कि भारत स्थिरता और विकास के संदेश को आगे बढ़ा रहा है। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशंस, ये मानवता के बेहतर भविष्य के लिए सबसे जरूरी शर्तें हैं और भारत आज यही प्रयास कर रहा है। इसमें भारत की जनता का एक निष्ठ समर्थन है। 6 दशक में पहली बार देश के लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार अपना जनादेश दिया है। ये मैसेज स्टेबिलिटी का है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में भी भारत की जनता ने स्टेबिलिटी के इस भाव को और मजबूती दी है। पीएम ने जन कल्याण योजनाओं से आम भारतीय के जीवन में आ रहे बदलाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की उड़ान जैसी पहल बड़े परिवर्तन की वाहक बनी है। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज
600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती। प्रधानमंत्री ने एआई जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को रेखांकित किया। साथ ही कहा कि इससे युवा भारत के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनईर में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों ने गूंड इलाके में सुरंग निर्माण की साइट पर गोलीबारी की, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नृशंस और कायराना बताया है। गांदरबल के गगनईर में हुए आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कड़ी निंदा की और मृतकों के परिजन के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे जवानों के प्रयासों से कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित जगहों पर हम लगभग पूरी तरह से शांति स्थापित करने में सफल हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। विगत 1 दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि साल 2047 में भारत पूर्ण विकसित देश होगा। हमारे जवान इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, ये स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने रखा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश भर के पुलिसकर्मी दृढ़ निश्चयित हैं और अपने पथ पर चलने के लिए अड़िग निश्चय के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में पुलिस स्मृति दिवस परेड में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कर्तव्य पथ पर बलिदान हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही अपनी जान की बाजी लगाकर कर्तव्य का पालन करने वाले शहीदों को उन्होंने प्रेरणादायक बताया।
बीजेपी की आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन चुनावों के मद्देनजर तैयारी, योजना और प्रशिक्षण को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। दरअसल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव करा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार नड्डा ने संगठन चुनाव के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की है। बीजेपी सदस्यता अभियान को भी देश भर में चला रही है। इसके साथ ही सक्रिय सदस्य बनाने की भी शुरुआत हो गई है। पार्टी संगठन के चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले बूथ स्तर के चुनाव होने, फिर मंडल और जिला के चुनाव होंगे। इसके बाद राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल हो चुका है खत्म। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने नए अध्यक्ष के चुनाव तक नड्डा को कार्यकाल विस्तार दिया है। अगले साल तक बीजेपी को मिल जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव और बाकी अन्य राज्यों में उपचुनाव को लेकर बात कुछ बन नहीं पा रही है। कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी कांग्रेस में 2 सीट मिलने से नाराजगी है और ये मसला अब शीर्ष नेतृत्व के पाले में है। यूपी कांग्रेस ने आलाकमान से कह दिया है कि वो 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लिहाजा समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट लेने के लिए दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी 10 में से 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। गाजियाबाद, खैर कुंदर की सीट ही बची है, जबकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का एक पैनल पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों को मंजूरी दे चुका है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी और वामपंथी दलों के तेवर बागी हो गए हैं। आरजेडी ने उन्हें सम्मानित संख्या में सीट ना दिए जाने पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो इसी मुद्दे पर रांची में आज वाम दल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस बैठक में इस पर भी चर्चा संभव है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होगा। हालांकि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे डॉक्टरों के प्रमुख संगठन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि बैठक में वे इस मामले में अपनी मांगों को विस्तार से रखेंगे और वे बिना किसी पूर्व शर्त के बैठक में भाग लेंगे। रांची के जाने माने अस्पताल रिम्स से बड़ी घटना सामने आई है। रविवार रात डॉक्टर आकाश भेंगरा और उनकी महिला मित्र पल्लवी ने हॉस्टल की 3री मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की, जिसमें पीजी द्वितीय वर्ष की छात्र डॉक्टर आकाश की मल्टीपल इंजरी के कारण मौत हो गई है। हालांकि उनकी महिला मित्र पल्लवी गंभीर रूप से घायल हैं। रिम्स के मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि घटना देर रात्रि 10:30 बजे की है। हॉस्टल में तैनात सुरक्षाकर्मी को किसी के फर्श पर गिरने की तेज आवाज आई। वहां मौजूद जूनियर डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उन्हें ट्रॉमा सेंटर लाया गया। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी रात 12 बजे डॉक्टर आकाश भेंगरा की मौत हो गई। बता दें कि डॉक्टर आकाश रिम्स पीजी द्वितीय वर्ष के ऑटोनॉमी के छात्र थे और उनकी महिला मित्र ना तो रिम्स की कोई स्टूडेंट है, ना ही कोई कर्मचारी। घटना की रिपोर्ट
बरियादू थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ के सेकेंड ईयर के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के, उनके छत से गिरने की घटना हुई है और उनके साथ एक महिला थी, वो भी पाई गई है उस छत से गिरने की। एक तेज़ आवाज़ हुई जिसके बाद जो सिक्योरिटी और स्टूडेंट थे वो उस जगह पे पहुँचे और उनको तत्काल जो है सेंट्रल इमरजेंसी ले गए। वहाँ उनको जो चिकित्सा उनकी हुई उसके पश्चात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उनको मृत घोषित कर दिया गया। जो फीमेल हैं, महिला जो हैं, उनको भी चोटें हैं कंधे में और कुछ अन्य जगहों पे, मगर उनकी हालत जो है अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। और दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर पांव पसार रहा है। नतीजन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब से खतरनाक स्तर तक पहुंच रही है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह वही हर साल वाली। जी हां, आपका अंदाजा भी एकदम सही है। दिल्ली का दम एक बार फिर घुटने लगा है। आंखों में जलन और गले में खराश के साथ सांस लेने में दिक्कत हो तो समझ जाइएगा कि आप राजधानी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार वही रटी रटाई दलील देती है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जहां कभी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मसौदा तैयार किया। वही पड़ोसी राज्य हरियाणा, जिसे केजरीवाल ने गृह राज्य बताकर वोट बटोरने की नाकाम कोशिश की। और वही पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। पिछले करीब 6 दिनों से AQI बद से बदतर यानी खराब से खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। आज सुबह 6 बजे के बाद से ही कई जगह AQI 300 के पार दर्ज किया गया। गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही दिल्ली में अब आम आदमी का ही दम घुट रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चे भी परेशान हमेशा रहते हैं, आग जलता है, नाक पूरा गंदगी भर जाता है। दिल्ली जो है विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर है पोल्यूशन में आगे। यहाँ तो ये तो रहने लायक अब शहर ही नहीं बचा, लेकिन क्या किया जाए, धंधा पानी है तो कहाँ जाएंगे। मैं नोएडा से आता हूँ, तो नोएडा में इस टाइम पे पोल्यूशन तो कम है, मगर यहाँ पर आके कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। देखिए कितना ट्रैफिक है, लोगों को पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करना चाहिए। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल वादा करती है, हर साल दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली में सांस लेना भी अब आसान नहीं है। हर दिन AQI में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखना होगा कि दिल्ली सरकार कुछ कारगर कदम उठा पाती है या फिर पड़ोसी राज्यों पर ही हर बार की तरह हर समस्या का ठीकरा फोड़ती दिखेगी। तो जाना आपने किस तरीके से राजधानी दिल्ली की जो हवा है उससे हर कोई अब परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, क्योंकि इस दिल्ली में अब दम घुटने लगा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदेव सिंह के साथ मुकुल शर्मा, DD न्यूज। और बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र इस चक्रवाती तूफान की चपेट में आ सकते हैं। इस दौरान वहां तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई है। IMD ने एक विशेष बुलेटिन जारी कर कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान सागर पर बने एक चक्रवाती उच्च प्रभाव के सोमवार तक कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका है। बुलेटिन के मुताबिक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 24 अक्टूबर की सुबह तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। उत्तर अंडमान सागर में आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा और ये लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 22 तारीख सुबह तक एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 23 तारीख को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत होगा। और इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी आज जो हम प्रेडिक्ट किए हैं वो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। कोई भी मछुआरे भाई
समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके प्रभाव में रेनफॉल ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट में 23 तारीख को शुरू होने वाला है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में सिंगापुर के सेबकॉम इंडस्ट्रीज के समूह अध्यक्ष और CEO किम यिन वोंग के साथ बैठक की। इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए उन्होंने लिखा कि किम यिन वोंग से मिलकर खुशी हुई। हमने ऊर्जा की उभरती दुनिया के बारे में गहन बातचीत की, विशेष रूप से ऊर्जा न्याय को आगे बढ़ाने और स्थिरता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21वीं सदी की स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने और नए युग की प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए। केंद्रीय विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत ड्रोन नवाचार में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 ऐसा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन सिटी बनाया जा रहा है। यह अत्याधुनिक तकनीक का केंद्र होगा जो कृषि, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों को बदल देगा। Innovators, industry leaders, startups, and other passionate people from across the country and beyond to participate, deliberate, and demonstrate the potential of drones across various sectors such as agriculture, disaster management, healthcare, logistics, and urban planning. A big source of inspiration for this is our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his vision of maximizing the potential of drones in nation building. The Drone Shakti initiative and the Empowering Drone Didi program aimed at training women in rural areas are excellent examples on how drones can drive social and economic progress in the country. और आइए केंद्रीय विमानन मंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। 2024 alone, and we have brought in 86 new airports under the RCS scheme, 2 water aerodromes and 13 heliports which have connected the length and breadth of this great nation of India, and more than 1 crore 44 lakh passengers. These are, I'm talking about new passengers, passengers from tier 2 cities, passengers from lower backgrounds. The 1 crore 44 lakh passengers have benefited from the Udan flights, and a total number of 2 lakh 84 Udan flights have been operational since the beginning of this scheme. So I would like to say that Udan has revolutionized the way we travel in India, and it has also made ease of flying a reality in this country. And when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji launched this initiative, it was with the belief that aviation can no longer be for the elite or exclusive. He wanted it to be inclusive. He wanted the whole country, each and every citizen of this India, to aspire for air travel. He no longer wanted the Hawai Chappal wala to be traveling on the road. He thought Hawai Chappal से हवाई जहाज तक सफर जो है ये इस देश में वो सपने को सच सा करने का काम इस सरकार को करना चाहिए, और वो करके हमने आज दिखाया. And through Udan, we have done it by connecting remote regions
where the possibility of having an airport or air travel was totally unimaginable. We have constructed airports there. We have brought the connectivity there. And now students, farmers, local people, businessmen, small entrepreneurs, they are all connected not just to the major points in the India, but they are connected to the entire globe. And behind every flight that takes off from a Udan airstrip, there is a story of complete transformation. I believe that Udan is just not a medium of transporting people from one place to another, but it is about aspirations, opportunities, new growth potential that we are unlocking in this country. Udan flight has brought new visitors, investors, and development opportunities, providing employment for thousands of youngsters who are aspiring to grow in this growing civil aviation industry. And the enhanced fiscal support in the form of viability gap funding and the instrumental development of unserved and underserved airports. These are the airports where less than 7 flights have been operating or no flights have been operating before the Udan scheme. We have brought all of them under the Udan scheme, and now all these airports have grown successfully over the last few years. And also it has led to the growth and birth of new regional airlines also. Fly Big, Fly 91, Star One, and also there is another one, India One Air. So many airlines. When you talk about the airlines, you're talking about the multinational ones, the bigger ones. But because of the Udan scheme, when you have brought in more airports into the connectivity sector, now smaller airlines are also aspiring to thrive in the civil aviation industry, which is very, very financially sensitive. So that is another growth story that we want to showcase to this nation. And along with the companies that have started the airlines, a diversified fleet, which Asangbaji has also shown now, including helicopters, seaplanes, Airbus 320, 321, Boeing 737, ATR 72-seater, 42-seater, Twin Otter, Embraer 145. The sky has been the limit. Earlier, what used to be restricted to 2 or 3 or 4 kinds of planes, now we have expanded it to many other different forms of flight travel, and that is a stupendous success that we have that we can display today. And Udan has also boosted up demand for a greater aircraft inventory. And if you see the demand that we have for a country today, 800 planes are operating in the Indian airspace, in the Indian registered sector. Now we have orders up to 1,200 to 1,500 that are pending right now. So imagine those planes also coming in the next 10 years, what kind of growth India can foresee in the near future. And as when I am interacting with travelers across the airports also, and they are so happy to share that earlier, what used to be a difficult task for them to go to the airport and catch a flight, now within a reach of 1 hour, within a reach of 2 hours, they have an airport near their place, no matter how remote it is, and they have good flight connectivity from there to the rest of the country. And the impact of Udan on regional economies also, it has been substantial. When you connect a region with an airport, when you give the connectivity, you're not only connecting the people to other places, but you're giving them the benefit of air cargo. You're giving them the benefit of increasing their revenue, giving them the benefit of job growth, and also giving them the opportunity to increase the economic value of that whole place. So the whole stimulated growth and the whole activity that surrounds the airport has mutually benefited both the civil aviation sector and the regular sector. And one important sector that we have to mention is how tourism sector has developed with the coming of the Udan scheme. And today I can proudly say that our regional airports are not just gateways to the skies, but growth engines that are transforming the faces of small towns in this country. The journey we have taken under Udan shows that the future of Indian aviation not only lies in our metropolitan cities, but also in the regional towns and the rural areas of this country. तो हवाई यात्रा को मिली उड़ान और 8 साल में सच हुआ है सस्ते ट्रैवल का सपना। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, और इस योजना को 8 साल पूरे हो चुके हैं और इसने जो हमारा एविएशन क्षेत्र है उसमें बड़ा बदलाव लाया ये। और नागरिक उड्डयन मंत्री को इस वक्त सुन रहे थे राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में, और प्रधानमंत्री की ये जो योजना थी, जो एक सपना था कि एक आम आदमी, चप्पल पहनने वाला एक आम नागरिक भी हवाई
उड़ान में बैठ सके, एरोप्लेन में बैठ सके और उड़ान भर सके, उस सपने को सच कर दिखाया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।